बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरे मेहमान हैं जनाब फयाज अहमद महर एडवोकेट साहब। फयाज साहब से मेरा यूं तो ताल्लुक बहुत पुराना है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फयाज साहब जो हैं वो अभी हालिया अयाम में बहुत मसरूफियात थी इनकी, चूंकि ये कोट लखपत में जेल में जो जेल ट्रायल चल रहा था उसमें इजाज चौधरी साहब जो कि सेंटर थे और इस फैसले के बाद डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वो भी पूछेंगे जी ये नाअहली कितनी है। और उसके साथ साथ साबिक गवर्नर जनाब उमर सरफराज चीमा साहब की ये नुमाइंदगी कर रहे थे। ये केस इतना तवील क्यों हुआ और इस केस में जो फैसला आया है वो क्या है और एक्चुअल सिचुएशन क्या है, यानी कि पीटीआई के अंदर जो मामला हैं उस पर बात भी करेंगे। और फयाज साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के वो इंतखाबात जो एक्सेप्ट कर लिए गए थे, वो इंतखाबात जो पीटीआई के जो मैनिफेस्टो था या उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था पार्टी का, उसके बिल्कुल मुताबिक करवाए गए। उन इंतखाबात को एज अ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर इन्होंने कंडक्ट करवाया था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फयाज साहब से हम ये जो फैसला आया है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का, उसके मुतालिक पूछेंगे, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले तो फयाज साहब बहुत मेहरबानी कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ टाइम अनायत किया। ये बताइएगा ये जो फैसला आया है असल में इस फैसले में कितनी सजा दी गई है और आपके ख्याल में इस फैसले में कहां कहां फ्लॉज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शकील साहब, इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका केस का बैकग्राउंड बताऊंगा कि इसमें ये हुआ कैसे। ये 9 मई एक लंबा अरसे से एक ट्रायल चल रहा था, 2-2.5 साल से हमने ये इसको देखा। बेसिकली ये जो आपने एक सवाल था आपके इंट्रो में कि ये प्रोग्राम क्यों हुआ जी, ये हम तो खुद चाहते थे कि जल्दी से जल्दी फैसले आए ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए जी। लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास क्योंकि कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी, वो इसको प्रोग्राम कर रही थी। उसने एक चालान जमा कराया, फिर दूसरा चालान जमा कराया, फिर तीसरा चालान जमा कराया। उसके बाद जाके 200 से 300 बंदे के खिलाफ जो उन्होंने केस बनाया था उनमें से उन्होंने कोई 14 बंदों को सिलेक्ट किया कि हमने इसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करनी है, जो कि मैं कहता हूँ सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि सिलेक्टेड प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। कहीं भी कोई भी कानून इसकी इजाजत नहीं दे सकता कि आप सिलेक्टेड प्रोसिक्यूशन करें। प्रोसिक्यूशन होती है पूरे कोर्स एज ए होल केस की, जो भी मुल्जमान होते हैं उसको सबके प्रोसिक्यूशन करें। लेकिन यहाँ इन्होंने पिक एंड चूज किया और जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिन लोगों ने उनके मुताबिक चले, उनको उन्होंने नॉमिनेटेड अक्यूज जिनकी बाद में कोर्ट्स में इवन स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे आई, उनको उन्होंने एग्जोनरेट कर दिया। और जहां तक इस ट्रायल की बात है तो ट्रायल में तो मैं कहता हूं कि मेरी ये 2000 से मैं प्रैक्टिस में हूं और 2025 का आधा गुजर चुका है ये साल। मेरे लिए तो ये एक हैरानकुन बात था। हम तो खुश थे कि हम ये तो बिल्कुल है कुछ नहीं केस, जिस तरह की प्रोसिक्यूशन एविडेंस आ रही थी। सबसे जो इनका जो स्टार विटनेस थे वो 2 गवाह थे, हसाम और खालिद, जो कंस्पिरेसी के गवाह थे जी। उसके बाद एक तफ्तीशी जो मेन वो पूरी इन्वेस्टिगेट करता है उसके वो गवाह थे। इस पूरी गवाही में चौधरी इजाज साहब नॉमिनेटेड नहीं थे, ठीक है। उमर सरफराज चीमा साहब नॉमिनेटेड नहीं थे जी। इस पूरी गवाही में दोनों के मोबाइल बरामद नहीं हुए, ठीक है, जो कि फर्जे के लिए भेजे जाते या उनसे कोई डाटा रिकवर होता और वो कोई इनके खिलाफ इस्तेमाल होता। नक्शा में मौजूद है कि वो मौके पे मौजूद नहीं है। हमने ये क्वेश्चंस पूछे, नक्शा नवीस से पूछा कि आपको तफ्तीशी ने विजिट कराया होगा, साथ में गवाह क्या होंगे कि यहाँ नजर आ रहे हैं आपको कहीं चौधरी एजाज साहब या उमर सरफराज चीमा साहब? नहीं थे। अच्छा, तो जब एक बंदा मौके पे मौजूद नहीं है, कंस्पिरेसी का जो गवाह आता है वो कहते हैं जी मेरी स्टेटमेंट 1 महीने बाद रिकॉर्ड हुई है या शायद उससे भी ज्यादा, जून में जाकर रिकॉर्ड हुई है। लेकिन उस जुर्म में जिसकी कंस्पिरेसी की स्टेटमेंट आ रही है 1 महीने बाद, उससे पहले गिरफ्तार हो जाता है चौधरी इजाज साहब जी। वो कहते हैं जी 10/9/2023 को इनके खिलाफ स्टेटमेंट आ गई थी। भाई आप उसको बना रहे हैं कंस्पिरेसी का मुलजिम, वो स्टेटमेंट दे रहे गवाह के 4 जून को, और उनको नॉमिनेट ये कहते हैं जी पहले कर दिया गया था 10 मई को। अच्छा, अब ये बताएं, चलें बात आपकी जो है वो पहुंच गई, ऑडियंस तक भी पहुंच गई। अब
एजाज चौधरी साहब, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है उसमें एजाज चौधरी साहब की एक ऑडियो सामने आई थी, उसके मुतालिक आपका क्या कहना है? मैं नहीं कहता कौन सी ऑडियो को लेके बैठे हुए, कोर्ट में कोई ऐसी ऑडियो पेश नहीं की। वो जो 6 विटनेस वहां पे दिए गए, डिजिटल एविडेंस जो दिए गए 6 या 9 के करीब, जिन्हें अदालत ने एक्सेप्ट किया और कहा कि जी इनका हमने बकायदा फोरेंसिक करवाया है और जिनकी बुनियाद पे ये सजा सुनाई गई है। मैं ये वही अर्ज कर रहा था कि मैं कहता हूं कि मेरे से मेरा मोबाइल रिकवर नहीं हुआ, मेरे से वो कहां से एविडेंस उन्होंने रिकवर की? मेरा मोबाइल तो था उसके पास, इस्लामाबाद पुलिस के पास। कोई ऐसी वहां ना कोई ऑडियो चली है, कोर्ट भी मैं वहां था, ना कोई ऑडियो चली है ना कोई वीडियो चली है। मुझे नहीं समझ आई कि ये जजमेंट्स में कैसी बातें लिखवा दी गई हैं कि फोरेंसिक हो गया, कि जब चीज एक रिकवरी नहीं हुई तो उसकी फोरेंसिक कैसे होगी? और फोरेंसिक नहीं हुई तो ये बड़ी बात कर रहे हैं फयाज भाई आप कि अदालत का जो जजमेंट आई है, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि तो ये चीजें अदालत के सामने रखी नहीं गई लेकिन जजमेंट में शामिल है। तो ये मैं अब इसको जो भी आप कहें, ये जजमेंट में या मेरे वकील जितने भी थे, हम बार बार उनको कहते थे कि कोई ऐसी डॉक्यूमेंट, ये सारे वकील बताएंगे आपको। इवन मैं कहता हूं कोर्ट का जो भी वहां डेकोरम में उससे पूछ के देखे, वहां ना कोई वीडियो चली है ना कोई ऑडियो चली है। और ये कहते हैं जी अच्छा जो उनकी रिपोर्ट है सबसे बेहतरीन जो है इनका अपना रिकॉर्ड है, उसमें चौधरी एजाज साहब की जितनी भी फोरेंसिक भेजी गई थी उन्होंने कहा जी कंफर्म नहीं कर सकते, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। अच्छा चलें इस पूरे केस पे बात करते हैं, स्पेसिफिक एजाज साहब या उमर सरफराज चीमा साहब नहीं। अच्छा ये बताएं कि आपको लगता नहीं कि यार ये कैसे हो गया? मतलब 9 मई को खान साहब को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसके बाद पूरे मुल्क में एहतजाज होता है और एक ही अदारे के जो दफातर हैं, ऑफिस हैं, इंस्टॉलेशन है, उसी को ही किस तरह टारगेट किया गया? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया। ये पहले दिन से यही एक स्टोरी बनाई जा रही है। स्टोरी बनाई नहीं जा रही, ये एक्चुअल हुआ है। चलो मैं कहता हूँ हम कहते हैं कि स्टोरी बनाई जा रही है कि जो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई यहीं से शुरू होती हैं कि देखें जी ये पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ और खास टारगेट्स थे और खास जगहों को टारगेट किए गया। और मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि जजमेंट भी यही स्टार्ट होती है। अब अदालत को नहीं चाहिए था, उसको एविडेंस देखनी चाहिए थी, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखना चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालत तो अपने फैसले में लिख रही है कि एविडेंस हमारे सामने। अब आप कह रहे हैं नहीं वहां पे हुए, चूंकि वहां पे मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था। अब मैं उस पर आर्गू तो नहीं उस तरह से कर सकता, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहां पे जो एविडेंस हैं वो शो ही नहीं किए गए, वहां पे कोई ऑडियो नहीं चली, कोई। अब अदालत अपने फैसले में ये मेंशन कर रही है कि हमने इन एविडेंस का, जो कि डिजिटल एविडेंस है, इनका बकायदा फोरेंसिक करवाया। शकील भाई आपने खुद ही जबरदस्ती का अपना बयान दे दिया। आपने कहा जी वहां मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। हमने नंबर ऑफ टाइम अंदर जाके एप्लीकेशन दी कि ओपन कोर्ट करे, ये इन कैमरा ट्रायल नहीं है, ये ओपन कोर्ट ट्रायल होना चाहिए। जो कि यही जो चीजें अब कंसील हो रही हैं, छुपाई जा रही हैं, या जो चीजें जजमेंट्स अब आ रही हैं, या मैं बैठ के क्लेम कर रहा हूं, ये चीजें ओपन होती, मीडिया इनको रिपोर्ट करता। यही तो हमारा दुख है कि हमें एक बांध के हाथ पांव बांध के हमारा ट्रायल कर दिया गया, कोई एविडेंस नहीं है। मैं कहता हूं कंस्पिरेसी, बार बार ये कहते हैं कंस्पिरेसी कुछ वो होती है। आपने इनकी एविडेंस निकलवाएं और पढ़ें। वो कहते हैं जी एक बंदा छुट्टी पे है, वो कहते हैं जी हम वैसे अपने तौर पे चले गए, वो कहते हैं जी हम वहां बैठे थे। यहां कंस्पिरेसी के वही गवाह कह रहे हैं कि हम 10 बंदे हैं, एक कोर्ट में जाके कह रहे हैं जी हम 18 बंदे हैं, दूसरी में कह रहे हैं जी हम 45 बंदे हैं, तीसरी कोर्ट में जा रहे हैं कि अब एक लॉ है। वो कहते हैं कि बंदा जब झूठ बोलता है ना, ये बेसिक प्रिंसिपल है, जब एक बंदा एक बात पे झूठ बोलता है तो उसकी सारी की सारी शहादत जो वो झूठी साबित हो जाती है। यहाँ अदालत के सामने रखे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, उनकी अपनी शहादत पड़ी है, अदालती शहादत है जो एडमिसिबल है। अदालत वो मानता भी है कि हाँ ये मेरी शहादत है, ये वो मानता भी है कि हाँ मैंने यहाँ कम लोग लिखवाए हैं, वहां मैंने सरगोदा में ज्यादा लिखवाए थे। वो मानता भी है कि गुजरांवाले में मेरी स्टेटमेंट डिफरेंट है और यहाँ मेरी डिफरेंट है। वो मानता है कि फैसलाबाद में मेरी स्टेटमेंट डिफरेंट है और यहाँ डिफरेंट है, लेकिन अदालत उस पर रिलाई करके कन्विक्शन दे देती है झूठी बंदे की। अब सरगोदा में वो एक इंसिडेंट होता है, लाहौर वाले वहां पे तो नहीं होंगे ना। अब अगर वो कह रहा है कि वहां पे जो साजिश हुई उसमें फलां लोग शामिल थे, तो सारे डिफरेंट लोग होंगे ना। नहीं ऐसी बात नहीं, साजिश वो गवाह हैं अजमान पार्क की,
जी, दोनों मुलजिम ये वहां वो नहीं कहते, वो कहते हैं हम इजलास में वहां पे हम यहाँ मौजूद थे, कंस्पेरेसी तो वो यहाँ कह रहे हैं ना जी कि ज़मान पाक में कंस्पेरेसी हुई, और उसमें कभी वो अपोजिशन लीडर को लाते हैं जहां उसको वो चाहिए, किसी केस में जो फैसलाबाद में हुआ या सरगोदा में हुआ या गुजरांवाले में हुआ, वो जिसको टारगेट करना था या जो वहाँ के पर्सनैलिटीज थी वहाँ उनको पुट करते गए और उसके खिलाफ एक सजा दी गई। किसी कोर्ट ने ये बदर ही नहीं किया कि ये बंदा झूठा, जो नंबर ऑफ, इसको ये भी नहीं पता कि वहाँ कौन मौजूद था, एक अदालत में कुछ कह रहा है, दूसरी अदालत में कुछ कह रहा है, तो हम इसकी बुनियाद पे हम कैसे इसको सजा दे दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कुछ नहीं पता था कि जब हम अंदर गए हैं तो किस तरह हम अंदर गए। वहां तो कोई 35-36 जैसे भी ज्यादा नंबर ऑफ वो पुलिस फोर्स खड़ी थी जो अंदर लोगों को जाने नहीं देती थी। ये सिविलियन थे। कहां पे अंदर, कहां पे? इमरान खान साहब के पास अंदर तो ज़मान पाक में तो कोई नहीं जा सकता था ना। ठीक है। अच्छा, फिर इनके ये उनको भी चले गए, हो सकता है चलो मैं मान लेता हूँ जी पुलिस वालों को पता होगा कि इसको हम अंदर भेजने, आगे प्राइवेट गार्ड खड़े थे खान साहब के, उनको क्रॉस करके कैसे चले गए। ये मानते हैं कि हम किसी को नहीं जानते, हम किसी लीडरशिप को नहीं जानते जी। मीटिंग वहां लीडरशिप की हो रही है और ये कहते हैं कि हम कारकुन बनकर चले गए। ये मुमकिन है? किसी साबिक वजीर आजम एक कंस्पिरेसी करने जा रहे हैं और एक आम कारकुन को अंदर बिठा रहे हैं जिनको कुछ जानता ही कोई नहीं, ये मुमकिन है? अच्छा, वो मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया। जब आप लाहौर में यहाँ पे लिबर्टी में लोग जमा होते हैं और उनका टारगेट क्या है, कोर कमांडर हाउस, उनका टारगेट क्या है अस्की टावर, ठीक है ना, वो तमाम एक ही अदारे की इंस्टॉलेशंस। फैसलाबाद में लोग इकट्ठे होते हैं, उनका टारगेट क्या है, एक हसास अदारे का दफ्तर। कराची में लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर भी उसी अदारे के ऑफिस, मियांवाली में एयरबेस, पेशावर में वहां पे कोर कमांडर हाउस, रावलपिंडी में GHQ। ये कैसे हो गया सर? अगर तो कोई डायरेक्शन नहीं थी तो फिर वो कैसे इनको तक ये पैगाम गया कि या इनके तखय्युलात में ये चीज आ गई कि नहीं जी इत्थे ही जाना है? अच्छा, ये अब सारा मफरूज़े बेस्ड है ना कि इनके ख्याल में कैसे आ गया। अगर नहीं थी तो ये मफरूज़ा है ना कि ये होगा, ऐसा होगा तो ये हो गया होगा। नहीं, मैं मफरूज़े की नहीं मैं बात कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि टारगेट तय है ना आपने, टारगेट कैसे चलेगा। मुझे ये लग रहा है ये प्रिजम्पशन है ना आपकी कि ये क्योंकि ऐसी जगह हुआ है तो लिहाजा ये पहले बता दिया गया होगा जी। अच्छा, बिल्कुल आपकी प्रिजम्पशन आप कर सकते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं। मुराद सईद की एक ऑडियो आई थी, शायद आपने देखी होगी, तो मैं आपको वो बता दूंगा कि मुराद सईद साहब कहते हैं जब वो इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो वो कहते हैं कि आप लोगों को जो मकामात दिखाए गए हैं आपने किसी का इंतजार नहीं करना, आपने वहां तक जाना है। मेरी नजर से ऐसी नहीं गुजरी, मैं चाहूंगा कि मुझे दिखा दें। मुझे रियली मेरी वो नजर से नहीं गुजरी क्योंकि मैं यहाँ मौजूद था, तो यहाँ भी ऐसी कोई एविडेंस दिखाई नहीं गई। अगर कोर्ट में ये दिखा दे तो हो सकता है कि हमारे इल्म में भी आ जाती ऐसी कोई। मैं यही कह रहा हूँ कि ये दुख की बात है कि आपने वो CCTV फुटेज देखी है जो रिलीज की थी पंजाब गवर्नमेंट में? हमें दी गई है तो फिर अच्छा हमें दी गई है। अच्छा, मैं फिर भी आप इनकार कर नहीं, मैं कहता हूँ ना वहाँ किसी की कोई शिनाख्त नहीं हो रही। वहाँ शकील है, वहाँ फयाज है, वहाँ कौन है, किसी की कोई शिनाख्त नहीं हो रही। हम यही तो कहते थे हम चलाएं, दिखाएं कि ये चौधरी जाज है, ये महमूद रशीद है, ये सरफराज चिमा साहब है, ये दिखाते ना। वहां क्यों नहीं चले? राशिद साहबा तो सबको नजर आ रही थी, वहां पे थी अलीमा खान साहबा नजर आ रही थी, हसाम नियाजी साहब खबर आ रही थी। वो क्या कह रही थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के अंदर नहीं जाना, कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं, लिबर्टी से आप उनको लीड करके लेके गए हैं तो वहां पे आप फूलों के हार पहनाने गए थे। नहीं, मेरे देखे ये तो आपकी भी वो है ना कि हार पहनाए, ये नहीं कहना। मैं कहता हूँ कि हमें प्रोटेस्ट करना है। हमें कोई पाकिस्तानी को ये रोक नहीं सकते कि आप कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, मेरा आइन कानून इजाजत देता है कि जहां मैं चाहूं पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करूं। ये कर अच्छा, हाई कोर्ट के सामने हम प्रोटेस्ट करते, कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट करते, वहां जहां हम इंसाफ लेने जाते वहां प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। क्या रोक दे? क्या कोर्ट से ऐसा डायरेक्शन दे देती है कि यहाँ क्योंकि यहाँ अंदर कोर्ट बैठी है तो बाहर प्रोटेस्ट ना करें? ये कोई वजह नहीं है। कोई जगह ममनुआ नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे प्रोटेस्ट ना हो सकता हो। पाकिस्तान की अवाम है वो जहां चाहे प्रोटेस्ट। हाँ, आपकी ये बात के अंदर कोर कमांडर हाउस के अंदर गए कैसे, ये हम कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग है। ये उनके अपने बंदे थे, पेनिट्रेटेड थे, उनको ये करना था शायद, और ये सारा कुछ करना था। वरना कोर कमांडर हाउस इतना लवारिस छोड़ा जा सकता है? मुझे ये बता दे, आर्मी हमारी क्या अपने कोर कमांडर को ऐसे छोड़ देगी, लवारिस छोड़ दी? ये कैसे मुमकिन है? ये किसी एक सेंसिबल बंदे से पूछें, एक सेंसिबल बंदे से पूछें कि उस वक्त लिबर्टी चौक से लेके कोर कमांडर हाउस तक
जहां हम अंदर एंटर हुए, आप अपने कैंट में जाए ना, गाड़ी की तलाशी दिए बगैर अंदर नहीं जा सकते, वहां रोकते हैं आपको कहता। ये कैसे चले गए सारे लोग? कहाँ थी हमारी पुलिस फोर्स, कहाँ थे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो रोक ही नहीं सकी किसी को? इसका मतलब है जो हम समझ पाए हैं कि उनके अपने लोग अंदर थे जो लीड कर रहे थे, और वो जाके उन्होंने अपना टारगेट करवाया मॉब के अंदर। बिल्कुल, हम कहते हैं कि ये लोग थे अंदर और उन्होंने लीड किया, जबकि डायरेक्शन बार बार थी। इनकी अपनी जो एविडेंस है वो कहते हैं जी, डॉक्टर यास्मीन रैशद साहब ने कहा था लिबर्टी चौक पहुंचो। जब वो सबको डायरेक्शन लिबर्टी चौक ही दे रही है और लोग पहुंचे भी लिबर्टी चौक, बिल्कुल पहुंचे, तो वहां से लोग फिर कैसे उधर चले गए? अच्छा, अब कौन लोग थे अंदर जो उनको वहां मिसलीड करके लेके गए? एक नौजवान है मियां आबाद फारूक, शायद आप जानते हो। जानते हैं। वो क्लेम करते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के मतलब बड़े मुतहरिक लीडर हैं या वर्कर हैं। मुतहरिक हैं, बिल्कुल है सर, है जी। उन्होंने बिल्कुल अभी जिनको सजा भी हुई ना, सजाएं काटी उसने, उसके बच्चा मियां आबाद फारूक साहब, ये मैंने खुद चूंकि वहां पे कवर भी किया था 9 मई को जब लिबर्टी ये जमा हुए, तो मियां आबाद फारूक साहब वहां पे ये बात कर रहे थे कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना है। अभी आपने कहा कि उनके लोग मौजूद थे। मियां आबाद फारूक साहब आपके ख्याल में वो किसी और की नुमाइंदगी कर रहे? मैं नहीं कहता। तो ये आपने बात सुनी? बिल्कुल, वो वीडियोस भी हैं। मैं कहता हूँ कि वो तो वीडियोस क्यों नहीं लाते और रिकॉर्ड पे लाएं? वीडियोस आ गई है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि खान साहब कहते थे कि आप 9 मई की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लेके आते? तो फुटेज जारी कर दी, सब कुछ आ गया, एविडेंस आ गया। मैंने आपको बताया मियां आबाद फारूक नहीं, आबाद फारूक मैंने आज तक जितनी देखी है, हमें बकायदा वहां यूएसबी दी गई है। कोई ऐसा अगर था तो उसमें क्यों नहीं है? उन्होंने आपसे हेल्प क्यों नहीं की? अगर तफ्तीशी अफसर ये लोग कलेक्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली वो अप्रोच करते, आपसे अप्रोच करते, आपको बतौर विटनेस वहां रखते कि ये देखो मैंने रिकॉर्ड किया है और ये मेरे पास एविडेंस मौजूद है, और वो वहां चलाते कोर्ट में। आपने कहा कि वहां पे ये जो डिजिटल एविडेंस थे बिल्कुल वो प्रेजेंट ही नहीं किए। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि जी हमें जो उन्होंने दिए उसमें तो था ही नहीं। मैं कर रहा हूँ ना कि चलाई नहीं, हमें दिए गए, हम कहते थे चलाओ, वहां शनाख्त कोई नहीं थी, इसलिए कोर्ट के अंदर नहीं चलाए गए। हमने बार बार दरखास्तें दे के दी कि हमें वो दिखाएं, लेकिन जो हमें दिए गए हमने जाके देखे और उसमें कोई बंदा शनाख्त नहीं हो रहा। तो हमने इनको बार बार ये कहा कि ये कोर्ट के अंदर चलाएं इसको, ताकि पता लगे कि कौन क्या कर रहा है। किसी आपके ख्याल में ये फैसला जो है वो आगे, चूंकि आपने डेफिनेटली इसको चैलेंज तो करेंगे और इंशाल्लाह ठहर जाएगा? नहीं ठहरेगा। मैं ये कहता हूं कि ये मुझे नहीं पता, जिस तरह की इसकी जो लैंग्वेज है, इसमें एडमिशंस हैं कि हाँ ये भी ठीक है, मेडिकल जो हुआ है पुलिस ऑफिसर्स का वो है तो लेट, वहां जख्म भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सूरत हाल ऐसी थी, इन पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस में ये लेट भी हो गए हैं, अगर जख्म भी नहीं है तो इसको हम एडमिट कर लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? वहां का जो स्टार विटनेस है, जो इंजर्ड विटनेस है, वो मौजूद है, वो कहते हैं ये इंजर्ड है, लेकिन ना उस पर कोई इंजरी है ना मेडिकल। हाँ, डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं? एडमिट करते हैं। मेरे पास आए, मैंने एग्जामिन किया, कोई जख्म नहीं था, इन्होंने ये मुझे बताया, मैंने वो लिख दिया। तो ये वैसे अमूमी तौर पर पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि जी आपकी जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ जो अदारे होते हैं उन्हें रेड लाइन कहा जाता है। तो ये हमारी रेड लाइन। बिल्कुल, मैं भी कहता हूँ और खान भी कहते हैं कि अच्छा, खान भी कहता है। देखिए वो कहते हैं फौज भी हमारी, और नहीं, ये तो बहुत बाद में उन्होंने कहा फौज भी हमारी, और फिर उससे पहले तो उन्होंने बाकायदा तौर पे लाहौर से लॉन्ग मार्च किया, उन्होंने डर्टी हैरी XYZ बस बहुत कुछ कहा। शकील भाई, तो बात जो आप पहले कहते थे, आप कहते ये बहुत पहले कहते, पहले आपका लोगों का ये मौक़िफ़ था कि वो फौज के साथ थे, फौज वो कहते थे हम सेम पेज पे हैं। पहले भी तो हमारा इल्जाम यही है ना कि सेम पेज पे हैं। वो कहते हैं जी हम सेम पेज पे हैं, तो भी इल्जाम है। वो कहते हैं जी फौज हमारी, पाकिस्तान हमारा, फिर भी कहते कि नहीं पहले कुछ और। वो पेज तो तब फटा ना कि जब जो है वो आपका प्लान चेंज हो गया, जब बाजवा साहब को थर्ड टाइम जो है वो एक्सटेंशन ना मिल सकी, तो पेज तो तब फटा। और उसके बाद जो कुछ किया गया, ये सब अचानक था? अच्छा, आसिम मुनीर साहब का जो अपॉइंटमेंट था इसको रोकने के लिए, ये अचानक एक लॉन्ग मार्च, फिर उसके बाद आप देखें कि आप व्हील चेयर पे पिंडी में जलसा करने चले गए, लेकिन उन्हीं दिनों में अगर आपको कोई अदालत बुला रही थी तो आप नहीं जा पा रहे थे। हम एक दिन भी हमने मिस नहीं किया। ये मैं कहता हूं कि ये एक रिकॉर्ड होगा। खान साहब ने हर हालत में जहां भी थे
वो हाई कोर्ट में सेम डे बुलाया गया, लाहौर हाई कोर्ट में यहाँ पेश होते थे और उसके बाद जाके इस्लामाबाद में पेश होते थे। किसी एक कोर्ट में भी मिस नहीं हुए। जिस कोर्ट में बुलाया गया खान साहब पेश होते रहे। दूसरी बात, आपने पहले बात की, ये देखो एक हमारी तहरीक चल रही थी, आप उसको एक पर्टिकुलर इवेंट्स के साथ जोड़ देते हैं कि क्योंकि वो आपने जुलूस निकाला, वो कोई जलसा आपने किया, आपने कोई लॉन्ग मार्च किया, तो वो पर्टिकुलरली उस मकसद के लिए था, किसी की अपॉइंटमेंट रोकनी थी। कैसे रोक सकता हूं मैं? वो तो एक तहरीक का लीड कर रहे थे, उस दौरान बहुत सारे इवेंट हुए, तो कैसे आप कह सकते हैं, ब्लेम कर सकते हैं कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर के लिए? उससे पहले भी कितने जुलूस निकल रहे थे, उससे पहले भी हमने कितने जलसे किए थे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो जो खास वो एक इवेंट था तो वो सिर्फ एक मकसद के लिए था? अब चूंकि मैं जानता हूं कि फयाज अहमद महर साहब जो हैं वो स्टूडेंट लाइफ से एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। अब एक वक्त था कि कभी इनका जमीयत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था, फिर उसके बाद दीगर पॉलिटिकल पार्टीज और फिर बाद में इमरान खान से मोहब्बत भी होगी। अच्छी बात है जी, जो अच्छा लगे वो बेहतर है। लेकिन फयाज भाई, एज अ पॉलिटिकल वर्कर आप ये बताएं कि आपके ख्याल में इमरान खान साहब की जो एक सियासी स्ट्रेटजी थी, वो तहरीक अदम एतमाद से लेके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें ख़त्म करने और फिर उसके बाद एहतजाज और ये सारा मामला, आपके ख्याल में ये बेहतर फैसला था? मेरी बात सुनो, ये तमाम तर हमें विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ लॉ किया, आइन जो हमें इजाजत देता था वो किया। स्ट्रेटजी अब हम समझते हैं कि एक वो ट्रेडिशनल जो सियासत थी वो चलती रहती, खान को ये नहीं करना चाहिए था, खान को ये होना करना चाहिए था। ये हमारे अंदर भी बातें लोग दोस्त करते थे, इसमें कोई शक नहीं है कि खान को एक बार रवायती किस्म के जो स्ट्रेटजी थी उसी को अडॉप्ट करना चाहिए था, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? जब अभी मुझे कानून इजाजत देता है, मुझे आइन इजाजत देता है, मैंने एक अपनी स्ट्रेटजी लेके चलनी है। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो, तो फिर क्यों ना मैं करूं? मुझे कोई रुकावट नहीं थी। अच्छा, फिर मैं कहता हूं मैंने किया, आइन के मुताबिक किया, आगे रिएक्शन किया हुआ। वो कौन लोग थे जो आइन को नहीं चलने दे रहे थे? इलेक्शन क्यों नहीं होने दे रहे थे? अगर मैंने कोई गलती की थी, मेरा गलती मेरे सामने आ जाती, इलेक्शंस होते, अवाम मुझे रिजेक्ट कर देती। लेकिन वो कौन सी कुव्वतें थी जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की नहीं मान रही थी? वो कौन सी कुव्वतें थी जो आइन को नहीं मान रही थी? आइन तो क्या कहता है? वो तो कहता है कि जो सॉवरेनिटी ऑफ बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, कि जो हकमियत आला है वो अल्लाह ताला की, और नीचे हुक्मरानी कौन करेगा? अवाम हुक्मरानी करेगी, अवाम अपने नुमाइंदों के और थ्रू नुमाइंदे करेंगी। अब नुमाइंदों को आप असेंबली में आने नहीं दे रहे, ये किसने रोका था? ये कौन वाली कुव्वतें थी जो अवाम के नुमाइंदों को नहीं रोक रही थी कि आप असेंबली में ना आए, हम हुक्मरानी करेंगे? वो तहरीक अदम एतमाद आना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था या नहीं था? बिल्कुल। फिर खान साहब ने अपने ही अराकीन असेंबली, अब खान साहब जो हैं वो उनकी हुकूमत खत्म हुई, लेकिन उन्होंने अपने तमाम अराकीन असेंबली से कहा कि जी आप असेंबलियों में नहीं जाएंगे। तो ये देखो ना, ये मुझे को कंपेल नहीं कर सकते ना। मेरे अराकीन असेंबली है ना, मैं उनको रोक सकता हूँ। उनके पास इख्तियार है कि वो असेंबली में जाएं, वो असेंबली में ना जाएं, ये उसको कानून आइन उसकी इजाजत देता है ना। उसके दो तरीके, कि वो कानून जाके असेंबली में बैठे और वोटिंग में हिस्सा लें। एक तरीका है कि वो अंदर ही नहीं जाए, एक तरीका है कि वो बाहर बैठ के वो एहतजाज करेंगे हम नहीं आते। इस जो एक मैनिपुलेटेड प्रोसेस चलाया जा रहा था कि हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, आप अपने जो करना चाहते हैं करें। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर तहरीके इंसाफ चौधरी परवेज अली साहब जो बात उस वक्त करते थे, अगर वो मान लेते तो शायद ये सिचुएशन जिसे आज वो गुजर रही है ना गुजरी हो? देखिए, हर बंदी की एक स्ट्रेटजी होती है। चौधरी परवेज इलाही साहब एक मजे वो हैं, सियासतदान हैं, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी पार्टी के अंदर। हमारे सदर हैं इस वक्त, तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के सदर हैं। देखिए, एक उनकी राय थी, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की राय थी। मैंने पहले भी अर्ज किया कि बहुत सारे लोगों की राय वही थी चौधरी परवेज इलाही साहब वाली। तो लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो चेयरमैन साहब ने करना था, और उन्होंने किसने करवाया उनसे ये फैसला? भाई वो लीडर है। क्योंकि आप उस वक्त वो जो एक खास कैबिनेट थी, आप उसके करीब प्रेसिडेंट का हिस्सा थे। फिर ये किसने करवा दिया? मैं कहता हूँ कि वो लीडर है, वो लीडर था, फैसले लीडर करते हैं। वो किसी की हम मशावरत करते थे। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी एक सियासी पार्टी जिसको मैं जानता हूँ, जिसके एक आम कारकुन भी खान साहब से उठ के बात कर सकता था, लेकिन वो
अल्टीमेटली फैसला तो ये लीडर नहीं करना है, यही लीडरशिप है ना। वो जरूरी तो नहीं है कि जो मैं बात कह रहा हूँ, जो आपको अच्छी लग रही है या जो सबको अच्छी लग रही है वो माने। जो वो समझेगा कि मेरी पार्टी के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे आइन के लिए बेहतर, उसने फैसला किया और आइनी फैसला था, कानूनी फैसला था। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब के ये जो फैसला है उनको बरी कर दिया गया, उस पे पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि जी शायद कहीं कोई डील हुई है, कोई मामला ऐसा है, आगे जो खेल चलने जा रहा है वो चेयरमैनशिप का मामला चलने जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? ऐसी बात नहीं है, ये बात का ये ऐसे आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं अंदर से। मैं ये नहीं कहता कि ये आवाज नहीं उठी होगी। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इस तरह की, यही तो खूबी है मैं कहता हूँ हमारी पार्टी की, कि उसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं और हर तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मेरिट पे फैसला है। बाकी भी मेरिट में था, इस हद तक कोर्ट ने उसको मान लिया कि क्योंकि वो उस वक्त कराची में थे, एडमिटेडली वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो इसको सजा देते, तो उन्होंने ये बरी किया, मेरिट पे है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई उसको मैं बिल्कुल ही नहीं कह सकता कि उसको कोई ग्रेस दी गई है या उसको कोई रास्ता दिया गया कि आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको लीडर बना देंगे। ना वो लीडर बनना चाहता है। मेरी हर रोज उनकी मुलाकात होती थी कोर्ट में। वो खान साहब के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। अभी जो पार्टी के पॉलिटिकल फेसेस हैं, बैरिस्टर गौहर साहब है, सलमान अकरम राजा साहब है, उनका उस पीटीआई से तो कोई ताल्लुक नहीं है जिस पीटीआई में आप थे। तो क्या ये इमरान खान का जो एक सियासी आइडियोलॉजी है, क्या उसको ये आगे लेके चल सकते हैं, या कि इस वक्त पार्टी ठीक ट्रैक पे चल रही है? मेरी बात सुन, यही तो एक ट्रेजेडी है हमारे साथ कि हमारी सारी जो सियासी क़यादत थी उसको जेल में बंद कर दिया जी, और कुछ को जबरदस्ती, जो आप जानते हैं कि पहले किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और उनको निकाला गया। अब उनका मकसद सिर्फ यही था कि शायद हम इस तरह करके खान साहब अंदर हैं, सियासी लीडरशिप अंदर है और हम इस पार्टी को तोड़ लेंगे। मैं कहता हूँ इससे भी कमजोर लोग खड़े हो जाएं। अब जिनको ये कहते हैं ना ये कमजोर लोग हैं, वो जो हमारे इस वक्त के मौजूदा चेयरमैन साहब है गौहर साहब, वो उस तरह की स्ट्रेटजी नहीं करते। मैं कहता हूँ इससे भी कमजोर बंदा लाएं, ये पार्टी नहीं टूटने वाली। क्यों नहीं टूटने वाली? पार्टी हमेशा आवाम के साथ चलती है, लीडर उनके साथ एक है, जिसको सब मानते हैं, जिसको गौहर साहब मानते हैं, जिसको सलमान राजा साहब मानते हैं, वो हमारा चेयरमैन बनता। फिर अगर ऐसा है तो अभी आज भी खान साहब ने कहा कि जी उन्हें लग रहा है कि 9 मई में सजा हो जाएगी। उन्होंने अभी 2 दिन पहले जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि मोमेंटम नहीं बन रहा, 5 अगस्त की मैंने डेडलाइन दी थी। तो क्यों नहीं बन रहा सर, अगर इतना पॉपुलर लीडर है, आपकी इतनी बड़ी सियासी जमात है? शकील भाई मेरी बात सुनो, किस दिन मोमेंटम नहीं बना? जब जहां गोलियां चलती हों, जहां लाखों लोग इकट्ठे हों और वहां आगे आपकी गवर्नमेंट, कभी किसी सियासी कुव्वत ने इस तरह किसी सियासी वर्ग को मारा है जिस तरह यहाँ इस मुल्क में हो रहा है? क्या करने आ रहे थे? उनके पास गोलियां थी, उनके पास असला था। अगर था तो रोकते, इस्लामाबाद में थे ना, किसी से तो बरामद करते कि ये लोग यहाँ बाद में प्रोपेगेंडा करना कि जी वो तो असला लेके आ रहे थे, जी वर्कर्स के पास असला था। कितनी गाड़ियां बरामद की? उनको तो आपने भगा दिया था। किनको? वर्कर्स को तो आपने मार दिया था या भगा दिया था? नहीं, उससे पहले तो अली बिन गंडापुर साहब जो है वो भाग गए थे। जो भी इल्जाम लगाए आप जो भी कहें, मैं कहता हूँ भाग गया। सारी गाड़ी उधर थी ना, असले से बड़ी गाड़ियां किधर थी? उनके पास था ना सब कुछ। तो अगर किसी के पास असला था, कोई गाड़ी थी, तो बरामद कर लेते ना। बाद में सिर्फ मीडिया पे बैठ के, और देखो अफसोसनाक बात है कि किसी तहरीक को, किसी सियासी तहरीक को इस तरह रोकना कि उसका खून ही बहा देना वर्कर्स का, ये किस मुल्क में होता है कि किसी सियासी वर्कर को मारा जाए? वो तो हुक्मरान थे, असल अवाम हुक्मरान होती है। ये उसको आइन उसको इजाजत देता है कि आप हुक्मरान हैं। वो तो बेचारे अपनी हुक्मरानी लेने आए थे ना, ये तो नहीं था कि उनको आगे गोलियों से भून दिया जाए या उनको वहां खून बहा दिया जाए। बात तो मेरा ख्याल है कि किसी और तरफ निकल गई है, लेकिन टाइम काफी हो गया। तो आपसे मजीद बात जारी रखेंगे, सेकंड पार्ट में बात करेंगे। ये अब तक देखें आप। खुदा हाफिज।